नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेषा में तहे दिल से स्वागत है। मेरे इस वीडियो सीरीज़ बनाने का उद्देश्य ही था कि व्याकरण को मैं आम लोगों तक बहुत सहजता से पहुंचाऊं, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा भी देते हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ जाती है। भाषा पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, साहित्य थोड़ा मनोरंजक होता है, थोड़ा अपनी ओर खींचता है, इसलिए उसे पढ़ना थोड़ा आसान होता है। तो भाषा यानी किसी भी भाषा का के व्याकरण को, तो हिंदी भाषा के व्याकरण को मैं सहजता और सरलता से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अगर इस मेरे मेरे इस प्रयास में एक व्यक्ति को भी, एक बच्चे को भी फायदा हुआ हो, तो मेरा प्रयास सफल है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में बताऊंगी। क्रिया सुनकर थोड़ा भारी भरकम सा लगता है, पर बहुत आसान सी संकल्पना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हम उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानियाँ हमेशा मन को अच्छी लगती हैं, मनोरंजन देती हैं, इसलिए मन का रंजन करती हैं, इसलिए कहानी से शुरुआत। एक बार की बात है, ये अतिवृष्टि और सूखा और बारिश न होने के कारण सारे किसानों ने तय किया कि हम अब खेती नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि बहुत भगवान हम लोगों पर बहुत जुल्म उठाते हैं, कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम 12 साल तक खेती करेंगे ही नहीं, और अगर फसल अच्छी हो जाए तो दाम नहीं मिलते, तो लोगों को टमाटर कहीं फेंकने पड़ते हैं, कहीं दूध बहाना पड़ता है। तो इसलिए किसानों ने तय किया कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता समाज में, हम पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हम 12 साल तक हम कृषि कर्म करेंगे ही नहीं। ठीक है, किसानों की सभा में ये बात तय हो गई, सभी किसान ने मान लिया। ये बात जब बादलों तक पहुंची कि किसानों ने 12 साल तक, आने वाले 12 साल तक यह सोचा है कि वो खेती करेंगे नहीं, तो बादलों ने कहा तो ठीक है, तो हम भी बरसेंगे नहीं। अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो हमने भी तय कर लिया कि हम नहीं बरसेंगे। और यह सोचकर सभी बादल अपने अपने घर चले गए। किसानों ने सोचा हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़े दिन आराम के, थोड़े दिन तो अच्छा लगा। किसानों ने जमकर आराम किए, अच्छा खाना खाया, अच्छे खूब मिले बैठे, गाने गाए, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से मिले। जब खाली समय था तो उन्होंने इसका सदुपयोग किया। लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास काम नहीं होता तो आप में एक चीज विकसित होने लगती है, उसे कहते हैं ऊब। तो किसानों में भी ऊब विकसित होने लगी। तो एक जो कम उम्र का किसान था, कम उम्र के लोग थोड़ा अधीर होते हैं, थोड़ा जल्दी वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो किसान भी जो 32-35 साल का था, उसे थोड़ी सी बोरियत होने लगी। उसने कहा कोई करे ना करे, एक तो मेरी आदत खराब हो रही है, मैं पूरे दिन सोता रहता हूँ, मैं बेकार में अपने टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, तो मैं तो खेती करूँगा। क्या पता बारिश हो जाए, और क्या पता कम से कम मेरी आदत तो बनी रहेगी खेतों में काम करने की, वरना मैं तो आलसी हो जाऊंगा। यह सोचकर किसान हल फावड़ा लेकर, अपने हल बैलों को लेकर खेत की ओर चला। जब किसान खेत की ओर चला, उसने खेतों में हल चलाए, खेतों में क्यारियां बनाकर बीज बोए, और बीज बोए उसने सोचा ठीक है बारिश नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन मैं तो अपना काम करूं, कम से कम मेरी आदत तो नहीं छूटेगी। लेकिन जब उस किसान को खेत में हल चलाते हुए, बीजों को बोते हुए एक छोटे बादल के टुकड़े ने देखा, तो उसे लगा जब किसान अपनी आदत न भूले, इस कारण खेती कर रहा है, तो मैं भी बरस जाता हूँ, मैं क्यों अपनी आदतें भुला दूं। और वो भी बरस गया। इस तरह से जब बादल भी बरस गया, समय आने पर अच्छी धूप हुई, और फसल जब पककर तैयार हुई तो इतनी अच्छी लहलहाती फसल, तो फिर
किसानों ने, बादलों ने, सबने तय किया कि नहीं नहीं हम खेती करेंगे, और उन्होंने फिर से खेती करनी शुरू कर दी। इस कहानी के दो अर्थ हैं। एक तो आराम तभी अच्छा लगता है जब हमारे पास काम हो, और दूसरा कई बार अपनी आदत ना हम भूल जाएं, अपने काम करने की आदत, जैसा कि अभी हो रहा है। हम 2 साल से घर में हैं, बच्चे, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें एक आराम की आदत लग गई है। लेकिन फिर भी अपने को सक्रिय रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या पूरी तरह मेंटेन करनी चाहिए, और इस कारण भी करना चाहिए कि नहीं तो हम अपनी आदतें ही भूल जाएंगे, हमें फिर उतने काम करने की आदत नहीं रहेगी, फिर एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जब सामान्य हो जाएगा तो पता चलेगा कि हम आलसी हो चुके हैं। तो इसलिए कोरोना काल में भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए, और व्यस्त रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। इसलिए व्यस्त रखने के लिए अपनी दिनचर्या को मेंटेन कीजिए, और पढ़ना पढ़ाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो पढ़ाई विकास का रास्ता है, इसलिए पढ़ाई को न भूलकर हम उसे जारी रखते हैं। इसी क्रम में क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? काम को क्रिया कहते हैं। हल चलाना, बारिश होना, खेत में काम करना, बीज बोना, सभी काम है। अब इस फ्रेम को आप लीजिए, जो फ्रेम आपके सामने दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है, मेरे हाथ में कलम दिख रही है। बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, सुहावना समय है प्रातः काल का। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश, कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो बनाना, ये पढ़ाना, ये सब क्या है? ये मैं कर रही हूँ, ये काम करना है। और कुछ चीजें जैसे सुहावना प्रभात है, सुबह हो रही है, कुछ काम अपने आप होते हैं। तो हमारा वश किन पर है? करने वाले कामों पर। इसलिए किसान ने क्या किया कि बारिश हो ना हो, मेरा अधिकार, मेरा काम है। मैं जो करता हूं, खेतों में हल चलाना, बीज बोना, ये मेरे अधिकार में है, इसलिए मैं तो ये करूंगा ही। बादलों की मर्जी ना मर्जी, वो बरसे ना बरसे। ठीक है, कितनी बड़ी बात हो गई। ये तो वही बात हो गई जो कृष्ण ने गीता में कही है। खैर, तो क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा है? काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहेंगे। जैसे काम के करने, पढ़ाना, लिखना, दौड़ना, देखना आदि काम किया जा रहा है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो होते हैं, खुद ही होते हैं। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है, उजाला हो रहा है, ये सब काम होना है। तो काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए,
काम जब करने का बोध हो तो कोई करने वाला भी होगा, जैसे करना, करना या होना। क्रिया सुनकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कठिन है, पर ये क्या है? काम, 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 काम ही करना या होना। तो अब जैसे काम का करना, मिताली पुस्तक पढ़ रही है, मेहुल लिख रहा है, ये काम किया जा रहा है। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मिताली द्वारा किया जा रहा है। वही मेहुल, मेहुल ने पत्र लिखा या मेहुल पत्र लिख रहा है, दोनों से ये बात बिल्कुल साफ है कि पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मेहुल कर रहा है। अब आप देखिए, ये जो क्रिया है, क्रिया की जो संकल्पना है वो बदलती भी रहती है, बड़ी ऐसी ढुलमुल सी है। तो किन कारणों से बदल जाती है? हम सब बदलते हैं, और परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। अगर ये परिवर्तन सकारात्मक हो तो बहुत अच्छा है, नकारात्मक हो तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए ना, अभी आपसे बात करते करते क्या बदल गया? समय बदल गया। मैंने 10 मिनट पहले शुरुआत की थी, 10 मिनट बीत गए तो समय परिवर्तित हुआ ना। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वैसे ही व्याकरण में कुछ शब्द कुछ शब्दों के प्रभाव से बदल जाते हैं। जैसे हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अपने दोस्त के प्रभाव के कारण बदल गया है, ज्यादातर बिगड़ गया है। वैसे ही कुछ चीजों के कारण क्रिया भी बदल जाता है। तो क्रिया जो बदलता है, क्रिया जो बदलती है, वो किन किन कारणों से बदलती है? कारण क्या क्या है? लिंग, वचन, कारक और काल। अब देखिए, मैं आपको बताती हूं कि क्रिया पर ये लोग ऐसे, ये जब प्रभाव डालते हैं तो क्रिया बदल जाती है। क्या हो जाती है? लिंग के परिवर्तन के कारण। देखिए, लिंग के परिवर्तन के कारण क्रिया क्या हो जाती है? मिताली पुस्तक पढ़ती है, मेहुल पत्र पढ़ता है। ये क्रिया में बदलाव आया ना, इसीलिए क्रिया को विकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विकार आ जाता है। विकार मीन्स चेंज, परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया लिंग के कारण। अब वचन के कारण, लड़का जाता है या जा रहा है, लड़के जाते हैं। ये हो गया वचन के कारण। ठीक है, अब कारक के कारण। अब देखिए, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, यहां क्या परिवर्तन आया है? ता है एक वचन में ता, ताती, लेकिन बहुवचन में ते हो जाता है। और है भी, ये बिंदी भी, बिंदी बड़ी कमाल की चीज है। हिंदी को हिंदी बनाती है बिंदी, इसलिए बिंदी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो बिंदी है, इसने ही बता दिया कि एक लड़का नहीं है, कई लड़के हैं जो जाने का काम कर रहे हैं। तो जाता से जाते, क्रिया में चेंज आया ना। अब तीसरा है कारक। ठीक है, कारक, कारक के कारण कैसे चेंज आता है ये मैं बता रही हूं।
राम ने पत्र लिखा या कविता लिखी। राम ने पत्र लिखा और श्वेता को पत्र लिखना था। अब आप देखिए, राम ने, ये जो यहां पे कारक है ये ने है, ये को है, तो कारक बदलने के कारण भी क्या लिखना था, ये क्रिया में चेंज आया ना, यहां लिखना था हो गया, यहां लिखा हो गया। ठीक है, श्वेता ने, अगर यहां भी कारक चेंज नहीं होता तो क्या होता, श्वेता ने पत्र लिखा। अब एक चीज और है, काल। काल के कारण भी क्रिया में बदलाव आता है। था, थे, थी, मैं गई थी, मैं जाऊंगी, तो थे और जाऊंगी इन दोनों में चेंज आ गया ना, तो क्रिया में इन चारों के कारण चेंज आता है। 3 को मैंने यहां बताया। काल के कारण जो क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वह मैं अलग एक टॉपिक को लूंगी, इसलिए उसको यहां पर बहुत विस्तार से मैं नहीं डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब ये जो क्रिया है ये जो बदलती रहती है, तो कोई तो इसका फिक्स रूप भी होगा ना। तो उस फिक्स रूप के कारण एक तो कुछ बेस होता है ना, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो घर से आप सीढ़ी पे भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक स्थिर आपका बेस ना हो तो फिर आप चेंज करेंगे तो फिर तो आप क्या कहलाएंगे, थाली के बैंगन, मुहावरे। तो इसलिए क्रिया का भी एक बेस होता है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये मूल रूप क्या है मैं बताती हूं। जैसे क्रिया का मूल रूप है, जो बेसिक रूप है क्रिया का, क्रिया माने काम, उसका जो बेसिक रूप है, जैसे जा, पढ़, खा, गा। ठीक है, अब इसके रूप बदलते हैं। जनरली तो इसमें ना लगकर पढ़, खा, कूद, ठीक है, तोड़ आदि कई हैं। क्रिया के बेसिक रूप में नॉर्मली जनरली ना लगकर, ना ना क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे कूदना, जाना, पढ़ना, खाना। देखिए, यहां भूल मत कीजिएगा, ये जो खाना है ये क्रिया का रूप है, यह संज्ञा नहीं है, यह भोजन वाला खाना नहीं है, यह खाने वाला खाना है। समझ में आ गया? कुछ क्रिया 2 रूपों में इस्तेमाल किए जाते हैं, संज्ञा रूप में और क्रिया रूप में। तो ये क्रिया रूप का खाना है। संज्ञा रूप में जो खाना होता है, तो मेरा खाना कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, हम बोलते हैं ना, जैसे और मुझे खाना खाना है। 2 बार खाना आया ना, तो एक बार संज्ञा रूप में आ रहा है, एक बार क्रिया रूप में आ रहा है। ठीक है, गा, गाना, गाना, फिर ये गाना संज्ञा रूप भी है क्रिया रूप भी है। गाना, उसने तुम्हें गाना गाना है या नहीं, उसने गाना गाया, गाया तो भूतकाल है, लेकिन गाना संज्ञा रूप में भी हो सकता है। यह हम बोलते हैं ना, यह मुकेश का गाना है,
या लता जी का गाना है, यह मुकेश जी का गाना है, या जबकि हम कहते हैं उसे गाना गाना है। ठीक है, वैसे ही तोड़ना क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसमें शब्द लगाकर क्रिया का जो मूल रूप धातु रूप होता है उससे उसके क्रिया के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं और दूंगी। एक शब्द है, एक मूल रूप है, धातु रूप है बोल। अब बोल से बोलना, बोला, बोलेगा, बोल सकेगा। अब देखिए, या बोलूंगा, कई रूप बन जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक रूप है, एक शब्द बोल सब में आया है, तो यही क्रिया का धातु रूप है जो सब में आया, और कारक के कारण या काल के कारण इसके रूप में परिवर्तन आया है। ठीक है, बोल सकेगा, सॉरी सके लिख दिया है मैंने। तो क्रिया का धातु रूप आपने समझ लिया। अब एक और चीज समझते हैं। ये समझिए कि क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है। क्रिया, अब मैं बताती हूं। रमन कहानी पढ़ता है। प्रज्ञा दौड़ती है। अब देखिए, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है। ये क्रिया है, तो ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमन कर रहा है। और रमन क्या पढ़ रहा है? तो कहानी पढ़ रहा है। तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ये जो क्रिया क्या है इस वाक्य में? क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ना। और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पढ़ने का काम? तो रमन कर रहा है। तो रमन क्या हो गया? काम करने वाला। काम करने वाला। काम को क्रिया भी कहते हैं, पढ़ना हो रहा है। काम करने वाला या कर्ता, या कर्ता, कर्ता कहते हैं। जो काम को, देखिए, काम को करता है, जो काम को करता है, जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता। जो काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो भी क्रियाओं को संपन्न करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जनरली आप लोग तो जो समझदार हैं, जिन्होंने थोड़ी सी, जिनकी उम्र बड़ी है इस एज ग्रुप में भी, वो जानते होंगे, उन्होंने सुना होगा, जब श्राद्ध कर्म होता है तो हम कहते हैं कर्ता कौन है? कर्ता उस सेंस में सुना हुआ ज्यादा नाम है क्योंकि वो आखिरी आखिरी रिचुअल्स को संपन्न करता है, क्रियाओं को करता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। वैसे ही जो भी काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? पढ़ना। इस वाक्य में क्या हो रहा है? दौड़ना, दौड़ती। इस वाक्य में कर्ता कौन है? काम करने वाला
रमन है, दूसरे वाक्य में कौन है? प्रज्ञा है। अब आप देखिए, अगर मैं ये संज्ञा है, ये क्रिया है, अगर क्रिया हटा दूं तो क्या वाक्य बनेगा? प्रज्ञा। अकेले प्रज्ञा क्या? प्रज्ञा है भी वाक्य पूरा नहीं होता। वैसे ही रामन कहानी पढ़ता है, रमन कहानी, वाक्य अधूरा है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे ही होते हैं। तो इसलिए वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं, इसमें देखिए, दौड़ती है, दौड़ने का काम कौन करती है? प्रज्ञा करती है। पढ़ने का काम कौन करता है? रमन करता है। तो रमन है कर्ता, प्रज्ञा है कर्ता। लेकिन जो काम हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। इसमें कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है? आप, मुझे पता है आप चट से कहेंगे प्रज्ञा पर, क्योंकि वो दुबली हो रही होगी दौड़ने से। लेकिन ऐसे नहीं पूछ रही हूं मैं। दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म का प्रभाव यहां सीधे कर्ता पर पड़ता है। सॉरी, क्रिया का प्रभाव, क्रिया जो है दौड़ती है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रज्ञा पे पड़ रहा है। ये क्या है? ये क्रिया है ना। ये काम प्रज्ञा क्या कर रही है? दौड़ने का काम कर रही है। रमन क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो रमन जो पढ़ता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रमन पर पड़ रहा है क्या? ऑब्वियसली रमन पढ़ता है। अगर सिर्फ होता तो रमन पढ़ता है, रमन जानकार बनेगा, पढ़ेगा तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो रमन पढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो तो सही है। लेकिन पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्या पढ़ता है? कहानी पढ़ता है। इसलिए कहानी क्या है? कर्म है। जबकि दौड़ने का प्रभाव यहां कर्ता पर पड़ता है। यहां पढ़ने का प्रभाव, पढ़ने का असर सीधे सीधे रमन पर नहीं पड़ता। किसे पढ़ता है? रमन किसे पढ़ता है? रमन कहानी को पढ़ता है। और प्रज्ञा किसे दौड़ती है? पता नहीं, पता नहीं चलता। कौन दौड़ता है ये पता चल रहा है जब वाक्य में जो क्रिया है, यहाँ दौड़ना है, यहाँ पढ़ना है, वाक्य की क्रिया में जब कौन लगाकर प्रश्न किया जाए, कौन पढ़ता है, कौन दौड़ता है, तो कौन पढ़ता है? रमन पढ़ता है। कौन का आंसर जब मिले तो वो कर्ता कहलाता है। तो कौन पढ़ता है? रमन पढ़ता है। कौन दौड़ती है? प्रज्ञा दौड़ती है। तो कर्ता कौन है? रमन है। यहां कर्ता कौन है? प्रज्ञा है। लेकिन जब किसे लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिले तो उसे कर्म कहते हैं। यह कर्म मैं आपको क्यों बता रही हूं, मैंने इतना लंबा क्यों समझाया, उसका कारण है, वो आप अगली वीडियो में समझेंगे। क्योंकि क्रिया यहीं तक, जब मैं क्रिया के आपको भेद बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा यह कर्म कितना खतरनाक है। एक तो कर्म वो होता है जो हम करते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वो काम के सेंस में, काम के क्रिया के सेंस में वो कर्म का यूज होता है। लेकिन ये जो कर्म है, काम करने का जो क्रिया हो रही है, उसका असर जिस पर पड़ता है, जैसे पढ़ना, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कुछ तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, पुस्तक पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहा होगा, यही कर्म है। लेकिन मान लो कि श्वेता सोती है, तो क्या सो रही होगी? कुछ भी नहीं। तो यहाँ कर्म नहीं है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे किस क्रिया में कर्म है, किस में नहीं है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के वीडियो बहुत कम लोग ही देखते हैं, पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता। ये मज़े की चीज़ तो है नहीं कि डांस है, गाना है, कि लोग इसको, बहुत सारे लोग इसे देखें और व्यूज़ बहुत सारे हों।
ये एक कठिन कार्य है, तपस्या है और मन को साध कर ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है और चढ़ने का साहस सब में नहीं होता, इसलिए बहुत कम लोग पढ़ने पढ़ाने को लेकर वीडियोस देखते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपनी ज्ञान को लेकर, कुछ जानने को लेकर जानना चाहते हैं, सजग हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वही विकास, जब मैं विकास बोलती हूँ तो मोदी जी से मुझे ना जोड़े, वही आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर माना जाता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तो आप तो जाने ही, अपने मित्रों और परिचितों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनसे शेयर करें। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।